हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के सेकंड पार्ट के बारे में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और लाइक और कमेंट्स और शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं उसके बाद कि अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में लाभ की विभिन्न संभावनाएं, यानी कि जो हमारा शॉर्ट टाइम पीरियड है उसके अंदर जो हमारी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है लाभ लाभ की, वो क्या क्या हो सकती है। तो देखेंगे सबसे पहले संतुलन की स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि फर्म को असामान्य लाभ अवश्य ही मिल रहे हो। इसमें तीन अवस्था होती है, यानी कि यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे तीन अवस्थाएं या तीन स्थितियां हो सकती है। तो देखते हैं सबसे पहले फर्म को असामान्य लाभ मिल सकते हैं क्योंकि अल्पकाल में नई फर्में उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे क्या है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि जो शॉर्ट टाइम पीरियड है उसके अंदर जो भी हमारी उद्योग की नई फर्म है वो प्रवेश नहीं करती है। दूसरा, फर्म को सामान्य लाभ मिल सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर। तीसरा, फर्म को न्यूनतम हानि यानी कि मिनिमम लॉसेस भी यहाँ उठानी पड़ सकती है क्योंकि अल्पकाल में कीमत कम होने पर भी फर्म को हमेशा के लिए उत्पादन बंद नहीं कर देती है। यदि वह थोड़े समय के लिए उत्पादन बंद भी करेगी तो उसे स्थिर लागत की हानि उठानी पड़ेगी, यह फर्म की न्यूनतम हानि होगी। कहने का अर्थ यहाँ है कि जो शॉर्ट टाइम पीरियड है उसके अंदर क्या है, फर्म को मिनिमम लॉसेस भी उठाना पड़ सकता है क्योंकि एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि कीमत कम होती है और एक नई फर्म होती है तो वो क्या करेगी, अपना प्रोडक्शन क्या कर देगी, कुछ टाइम के लिए बंद कर देगी और उसको है ना जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगी, ओनली जो फिक्स कॉस्ट है वो ही आएगी। तो इसीलिए वो यहाँ पे न्यूनतम हानि उठाएगी। ठीक है, तो इसकी सरलता के लिए मान लीजिए किसी उद्योग के सभी साधनों में उद्यमी भी शामिल है, एक समान है, सभी फर्मों को वे समान लागत पर उपलब्ध है, सभी फर्में समान रूप से कार्यकुशल है। ऐसी स्थिति में सभी फर्मों की लागत वक्र एक समान होगी, यानी कि जितनी भी हमारी फर्म है उनकी जो कॉस्ट कर्व है वो समान होगा। उद्योग की प्रत्येक फर्म संतुलन की अवस्था में या तो असामान्य लाभ प्राप्त करेगी या सामान्य लाभ प्राप्त करेगी या हानि उठाएगी। तो ये तीनों अवस्थाएं उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत के स्तर पर निर्भर करती है। फर्म के संतुलन की इन तीन स्थितियों को निम्नलिखित चित्र द्वारा बताया गया। तो देखेंगे सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखेंगे एक फर्म संतुलन की स्थिति में तब होती है जब वह इतना उत्पादन करती है कि सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर हो, यानी कि वो प्रोडक्शन इतना करेगी कि उसका एसी और एमसी दोनों क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र के नीचे से काटती है। एक फर्म को संतुलन की स्थिति में असामान्य लाभ उस समय प्राप्त होते हैं जब उद्योग द्वारा निर्धारित औसत आय एआर और फर्म की औसत लागत एसी से अधिक होती है। तो देखेंगे, देखो यहाँ एक्स एक्सिस पे आउटपुट दे दिया है, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू और कॉस्ट दे दिया है। तो देखेंगे क्या कर रही है ये सीमांत लागत वक्र, जो सीमांत लागत है एमसी हमारा कर्व है, वो क्या कर रहा है, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटेगी, यानी कि उसको नीचे से काटेगी। तो अब देखेंगे जहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है ये एसी और एमसी, तो ये क्या है हमारा, और ये पी पॉइंट पे हमारा एआर और एमआर बराबर है। तो जो हमारा ई बिंदु है यहाँ पे क्या होगा, संतुलन होगा, और जो ये हमारे ये ब्लैक ब्लैक करके दिखाया गया है ये क्या होगा, हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। देखो ओ एक्स पर वस्तु की मात्रा, ओ वाई एक्स पर आय और लागत प्रकट की गई है, एम सी सीमांत तथा ए सी औसत लागत वक्र है, पीपी औसत आगम तथा सीमांत आगम वक्र है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, पूर्ण प्रतियोगिता में P बराबर ए आर बराबर एम आर, यानी कि जो हमारा प्राइस है और ए आर है और एम आर है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए उद्योग द्वारा ओपी निर्धारित की गई है, तो देखेंगे जो हमारा ओपी है ये कीमत निर्धारित की गई है। ठीक है जी, उसके बाद क्या, इस कीमत पर फर्म का संतुलन बिंदु ई होगा जिस पर सीमांत लागत तथा सीमांत आगम बराबर है तथा सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काट रही है। तो देखेंगे, देखो नीचे से काट रही है ये। ठीक है, तो जहाँ पे ये काटेगी वहाँ पे आगे जाके ये संतुलन हो जाएगा। तो देखो संतुलन, उत्पाद संतुलन होगा ओ एम, तो ओ एम क्या होगा, हमारा संतुलन होगा। ठीक है, इसके बाद है
AR EM औसत AC AM, चूंकि फर्म की औसत लागत AR बराबर EM औसत लागत AC से अधिक है, तो इसलिए फर्म EA प्रति इकाई असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे होंगे। यानी कि जो ये EA इकाई है ये सारा हमारा क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा ये हमारा। ठीक है, मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस नहीं है ताकि मैं आपको डायग्राम और इसकी एक्सप्लेनेशन एक साथ दिखा सकूं, तो मेरे पास अभी सोर्स नहीं है आपको इस तरीके से समझाने का। लेकिन हाँ, अगर मेरी ये पूरी बुक ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक एक डायग्राम की अलग अलग वीडियो अच्छे से समझाऊंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सामान्य लाभ। अब देखेंगे इसके अंदर, देखो एक फर्म संतुलन की अवस्था में सामान्य लाभ उस समय तक प्राप्त करेगी जब तक कि उत्पादन की औसत लागत और उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत बराबर हो जाते हैं। यानी कि AC और AR दोनों क्या है, बराबर है, जब हमारे क्या मिलेगा, हमें सामान्य लाभ मिलेगा। तो देखेंगे सबसे पहले P, जो हमारी ये रेखा है P, तो इस पे आपको बताया था कि P, AR और MR क्या है, बराबर होते हैं। अब जहाँ पे MC और AC इंटरसेक्ट करेंगे दोनों को, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी कि संतुलन बिंदु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी AC और AR हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और हमें यहाँ पे क्या है, AR और AC हमारा बराबर हो जाएगा, जिससे हमें क्या, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी, इसके बाद है लाभ अलाभ सम विच्छेद बिंदु। तो ठीक है, सम विच्छेद बिंदु जैसे आपको बताया था मैंने कि इवन ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ठीक है, उसी की तरह ये वहाँ होता है जहाँ पर AR और AC क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तब यह स्थिति उत्पन्न प्रति इकाई आगम AR उत्पादन की प्रति इकाई लागत AC के बराबर होती है, अथवा यह स्थिति जिसमें कोई केवल एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इवन ब्रेक पॉइंट हो जाएगा हमारा ये AC जहाँ पे क्या के ऊपर। ठीक है, अब है न्यूनतम हानि। तो संतुलन की अवस्था में एक फर्म न्यूनतम हानि उस स्थिति में उठाएगी जब संतुलन की कीमत औसत घटती बढ़ती दर के बराबर हो, यानी कि उसमें संतुलन की उत्पादन की जो कीमत औसत घटती बढ़ती लागत के बराबर हो, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर AR हो। यदि अल्पकाल में उत्पादन बंद भी कर दिया जाए तो फर्म को स्थिर लागतें होती रहेंगी और घाटा उठाते रहेंगी, ये तो आपको पता ही है। तो स्थिर लागतों का घाटा फर्म का न्यूनतम घाटा होता है, परंतु यदि उत्पादन जारी रखने पर फर्म की औसत घटती बढ़ती लागत या इससे अधिक कीमत प्राप्त हो जाए तो फर्म उत्पादन जारी रखना पसंद करेगी, परंतु यदि कीमत घटती बढ़ती लागत से भी कम हो जाए तो उत्पादन को बंद करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो कंपनी, जो फर्म है, वो अपना न्यूनतम उनको फिक्स कॉस्ट तो उठानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो अपना वो उत्पादन चालू रखेगी। लेकिन अगर उनकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो घटती बढ़ती लागत से भी नीचे चली जाएगी तो वो अपना उत्पादन बंद करना पसंद करेगी। ठीक है, तो अब देखेंगे कि वो बंद, कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक फर्म लाभ को अधिकतम करने के लिए निर्णय के लिए अनुसार अल्पकाल के लिए उत्पादन बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में उस समय होती है जब कीमत इतनी कम होती है कि कुल आगम की कुल परिवर्तन लागत के बराबर नहीं होता। यदि फर्म अल्पकाल के लिए बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करती तो भी उसे स्थिर लागत खर्च करनी पड़ेगी। तो एक फर्म को अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देती है, उसे कुल स्थिर लागत की हानि उठानी पड़ती है, परंतु बंद करने का बिंदु वह बिंदु है जिस पर कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होती है, फर्म को परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। ठीक है, तो यानी कहने का अर्थ ये है कि शट डाउन पॉइंट द पॉइंट विच द प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्म कवर्ड द वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जब तक वो कीमत और औसत परिवर्तन लागत के बराबर होती है तो वह बंद बिंदु हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या, फर्म को परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। बंद करने का बिंदु वह बिंदु है जिस पर फर्म चाहे तो कुछ भी मात्रा में उत्पादन करती है, बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करके अल्पकाल के लिए उत्पादन बंद कर देती है, एक समान हानि उठानी पड़ती है। बंद करने का बिंदु उस स्थिति को प्रकट करता है जिस पर फर्म की बाजार कीमत कम होकर न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो जाती है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि वो कुछ टाइम के लिए अपना बिजनेस बंद कर देती है, लेकिन जो बंद का बिंदु है वो फर्म की बाजार कीमत
कम होकर, यानी कि बाजार कीमत से भी कम होकर न्यूनतम जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाती है, तो वहाँ पे क्या है, बंद बिंदु हो जाता है। ठीक है, बंद करने की स्थिति से अभिप्राय एक फर्म द्वारा अपना उत्पादन सदैव के लिए बंद करने से नहीं है। यहाँ पे इसका अभिप्राय केवल अल्पकाल के लिए उत्पादन स्थगित यानी कि भविष्य में ट्रांसफर करने से है, जिसका लाभदायक स्थिति में दोबारा शुरू किया जाता है। वास्तव में अल्पकाल में फर्म की परिवर्तनशील लागतें अवश्य मिलनी चाहिए। नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने व पुरानी फर्मों को उद्योग छोड़ने के लिए बहुत ही पर्याप्त समय होता है। ठीक है जी, तो अब देखेंगे इसको कि एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू और कॉस्ट। तो ए आर और एम आर आपको पता है बराबर है, पी भी बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे एम सी और ए सी स्टार्टिंग में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा ए पॉइंट हो गया वो हमारा क्या दर्शा रहा है, पी और बी के बीच में जो डार्क लाइन है वो क्या क्या दर्शा रही है, हमें लॉस दर्शा रही है। क्यों दर्शा रही है, क्योंकि हमारी एम सी ज़्यादा है, जो ए आर है वो जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो कॉस्ट से ज़्यादा है। तो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो लॉस होगा, आपको पता ही है, तो इसीलिए ये ज़्यादा है। और हम यहाँ पे क्या आर बिंदु तक यहाँ पे ले आएंगे प्राइस को रिड्यूस करके, और यहाँ पे हम शट डाउन कर देंगे। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको अच्छे से। उत्पादन का दीर्घकाल संतुलन। अब देखेंगे दीर्घकाल समय की अवधि में जिसमें पूर्ति को मांग के अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। नई फर्में उद्योगों में प्रवेश कर सकती है, पुरानी फर्में उद्योगों को छोड़ सकती है। उद्योगी वर्तमान फर्में आवश्यकता अनुसार अपने फर्म के आकार को छोटा या बड़ा कर सकती है। दीर्घकाल में फर्म उसी स्थिति में संतुलन होगी जिसमें दीर्घ सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र के बराबर है, यानी कि जो सीमांत लागत वक्र है, यानी कि जो हमारा एमसी कर्व है और जो एमआर कर्व है वो एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, या उसको नीचे से काटेगी। परंतु दीर्घकाल में समानतः सभी फर्में संतुलन की स्थिति में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त करेगी। यदि दीर्घकाल में फर्मों को असामान्य लाभ मिलेंगे तो पुरानी फर्में अपने उत्पादन में वृद्धि करेंगी, नई फर्में उद्योग में प्रवेश करेगी। इसके फलस्वरूप वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी, कीमत में कमी होगी। कीमत में कमी होने के कारण फर्मों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो सकेंगे। इसके विपरीत यदि फर्मों को हानियां हो रही है तो कुछ फर्में उद्योग छोड़कर चली जाएंगी। इसके फलस्वरूप पूर्ति कम होगी, पूर्ति कम होने से कीमत बढ़ जाएगी और फर्मों को सामान्य लाभ फिर प्राप्त होने लगेंगे। दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में एक फर्म केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो गए, जबकि अल्पकालीन में असामान्य लाभ, सामान्य लाभ, हानि भी उठा सकते हैं। तो ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि दीर्घकाल में केवल फर्मों को सामान्य लाभ ही प्राप्त होते रहेंगे। तो दीर्घकालीन की स्थिति में एक फर्म औसत लागत वक्र पर उत्पादन करेगी। इस प्रकार दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में एक फर्म केवल सीमांत लागत व सीमांत आगम एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, बल्कि एलएसी के बिंदु तथा एआर की कीमत के बराबर होंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट बराबर होगी एआर के। ठीक है, तो यहाँ उत्पादन संतुलन हो जाएगा। ठीक है, और फर्म के दीर्घकालीन संतुलन को इष्टतम उत्पादन यानी कि ऑप्टिमम आउटपुट कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑप्टिमम आउटपुट कहाँ होता है, क्योंकि उत्पादन की इस मात्रा की कीमत न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। फर्म को केवल सामान्य लाभ मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू, ए आर एम आर पी वाली ये लाइन है। तो एल एम सी यहाँ पे इंटरसेक्ट जा रही है, उसी के साथ एस एम सी जा रही है और एस ए सी जा रही है और एल ए सी जा रही है। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है सी, यहाँ पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा और यही हमारा क्या होगा हमारा ये इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि संतुलन बिंदु होगा, क्योंकि एस एम सी और एल एम सी और एम आर, ए आर, एस ए सी और एल ए सी ये सारी क्या है हमारी इक्वल होंगी। ठीक है, फर्मों का प्रवेश व बाहर जाना, इसका प्रभाव, यानी कि दीर्घकाल में अधिक लाभ कमाने वाली फर्में उत्पादों का उत्पादन उस स्तर तक करेगी जिस पर दीर्घकाल सीमांत लागत वक्र एलएमसी के बराबर औसत न्यूनतम लागत है। तो देखेंगे प्रवेश ऊंची कीमत का आकर्षण, यानी कि जब भी एंट्री अट्रैक्शन होती है हाई प्राइसेस में, यानी कि अल्पकाल में असामान्य लाभ हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में एसएसी वक्र कीमत रेखा से नीचे होती है, परंतु दीर्घकाल में असामान्य लाभ को बनाए नहीं रखा जा सकता है, इसलिए चित्र की सहायता से स्पष्ट किया गया। आप देखेंगे पहले तो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है हमारा ये ए के अंदर, जो हमारा फिगर 10 है इसके अंदर देखेंगे ए के अंदर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ये तो हमारा फर्म का है और दूसरा हमारा इंडस्ट्री का है। ठीक है, तो
इनको समझेंगे ये किस तरीके से। देखो, उद्योग में अन्य फर्मों की भांति फर्मों को अति सामान्य व असामान्य लाभ अर्जित करके दिखाया गया है। इन लाभों को छाया वाले भाग को AP1 द्वारा प्रकट किया गया है। ऐसे लाभ दीर्घकाल में प्राप्त नहीं हो सकते हैं, दीर्घकाल में बने नहीं रहते हैं, किंतु दी गई हुई कीमत OP0 इस उद्योग का उत्पादन, फर्म का उत्पादन N0 XO तथा अन्य उद्योग में काम करने वाली फर्मों की ओर आकर्षित करेगा। इसके फलस्वरूप उद्योग द्वारा पूर्ति दाईं ओर सरककर S. हो जाएगी। ठीक है, ये इंडस्ट्री का देखो नीचे आ जाएगी ये। ठीक है, उसके बाद आप उद्योग की नई बाजार नीति OP1 और OP0 से कम है तो OP1 कीमत पर फर्म का उत्पादन घटकर X1 हो जाएगा। प्रत्येक SAC के न्यूनतम बिंदु पर कार्य कर रही है, इसलिए SAC SMC से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कीमत घटकर OP1 नहीं हो जाती। अतिरिक्त सामान्य लाभ और असामान्य लाभ समाप्त नहीं हो जाते। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक फर्म अब कम उत्पादन X0 की बजाय X1 तक कर रही है। उद्योग की यह पूर्ति N0 से बढ़कर N1 तक हो गई है। इसका कारण है कि नई फर्मों का उद्योग में प्रवेश करना है। ठीक है, अब देखेंगे छोड़ना कम कीमत द्वारा बाधित। मान लीजिए 200 फर्मों वाले एक उद्योग में सभी फर्मों उस कीमत पर कार्य कर रही है जो SAC से कम है परंतु SV से अधिक है, इसलिए फर्म हानि उठाती हुई कार्य कर रही है परंतु फिर भी कीमत से वे घटती बढ़ती लागत VC निकाल रही है। इसीलिए कीमत उत्पादन बंद वाले स्तर पर शटडाउन लेवल से ऊपर है और निवेश पर प्राप्त होने वाला प्रतिफल अवसर लागत से है। तो हम यहाँ पे SAC है, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है, और ये शॉर्ट टर्म वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो कभी आप समझ नहीं रहे हो तो ये इनका डायग्राम है। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक फर्म हानि उठाती हुई कार्य कर रही है। यह हानि छाया वाला भाग है, जो ये छाया वाला भाग है क्या है, लॉसेज है हमारा। ठीक है, उसके बाद ये प्रकट कर रहा है कि फर्म को न्यूनतम स्तर हानि सहन कर सकती है परंतु दीर्घकाल में कोई भी फर्म हानि की स्थिति में उत्पादन जारी नहीं रखेगी। कुछ सीमांत फर्में उद्योगों को छोड़ देंगी। इसके फलस्वरूप उद्योग का पूर्ति का इकाई बाई ओर सरक जाएगा, यानी कि अब ये ऊपर की ओर सरक जाएगा। ठीक है, पहले नीचे की ओर सरक रहा था शॉर्ट टाइम उसमें, अब ये नीचे की ओर सरक जाएगा। तो बाजार कीमत OP1 होकर ON1 हो जाएगी। कीमत का OP0 से बढ़कर OP1 होने पर फर्म सामान्य लाभ अर्जित करने की स्थिति में हो जाएगी। अब प्रत्येक फर्म कीमत के अनुसार उत्पादन को बढ़ाएगी। अब बेशक प्रत्येक फर्म को उत्पादन में वृद्धि हुई है परंतु उद्योग का उत्पन्न पूर्ति कम हो जाएगा। इसका कारण यह है कि उद्योगों की अब फर्मों की संख्या कम हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप है ना इनको थ्योरेटिकल वे में आप समझो। मैं आपके लिए हर डायग्राम के जो भी डायग्राम है पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर उनके ऊपर सेपरेटली अलग अलग वीडियो बनाऊंगा एक साथ। अब क्या है कि बुक की जो लैंग्वेज है अब मैं उनको ना तो एक साथ बता पा रहा हूँ और अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, मुझे पता है। तो आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके हर जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।